See here. Now we'll be starting with law for CFC. Now law and communication. That is we call as English. Law is of 60 marks. Yes. Okay, because तुम लोग का सिलेबस एकदम अच्छी तरह खत्म करना है. हाँ, एंड प्रोफेसर्स आर नॉट अवेलेबल ऑन डेली बेसिस. नहीं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है लॉ, प्लीज. एंड इंग्लिश 40 marks. हाँ. Now law 60 and English 40 marks. Now ये ना, this is a theoretical question answers form. They will ask you, and this also is theoretical, like accounts. It is not a objective, नहीं है, no objectives. ये सब लिख दो क्वेश्चन. और तुम लोग को लॉ का नोटबुक में हर चीज लिखने का एक सेपरेट नोटबुक बनाना. और एवरी लेक्चर 1, आज का डेट 24 अक्टूबर, टुडेज डेट, और आज क्या क्या पढ़ाई की, और जो जो मैं टाइप करूंगा वो तुम लोग लिख लेना और समझना. और कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना. एंड सी लॉ लेक्चर्स यू विल लव टू अंडरस्टैंड इन हिंदी. ये मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है फाउंडेशन में. यू कैन आस्क फाउंडेशन स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम हमको 2 बार लॉ करना पड़ा, भी 2 बार तुम लोग को भी कराऊंगा. एक पूरा लॉ और एक फिर एक समरी. हाँ, लेकिन लॉ इज ए न्यू सब्जेक्ट टू यू, एंड लॉ में सबसे ज्यादा टाइम जाता है हमारा पढ़ाई करने में, लर्न करने में. सी यू हैव अकाउंट्स, नो प्रॉब्लम. इट इज लाइक 12th स्टैंडर्ड. एंड यू हैव इकोनॉमिक्स एंड बीसी के ऑब्जेक्टिव्स. मैथ्स एंड स्टैट्स यू हैव ऑब्जेक्टिव्स. लॉ इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज न्यू टू यू एंड देयर आर नो ऑब्जेक्टिव्स. और एक तुम लोगों को कोई भी सब्जेक्ट न्यू नहीं है, खाली एक लॉ ही न्यू है, और वो भी 60 मार्क्स का है. हाँ, अभी लॉ का सिलेबस क्या है? यू हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन यू हैव सेल ऑफ गुड्स एक्ट, Indian Partnership Act, Limited Liability Partnership, and Basics of Company Law. ये 5 चीजें हैं तुम लोग को. हाँ, एंड प्लीज ये ना यू हैव टू राइट इन इंग्लिश. तो ये सबसे डिफिकल्ट होता है लिखने में इंग्लिश. ये खाली एक पेपर है 60 मार्क्स का, और डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इन अ सेंस बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू इट राइटिंग इन सच अ लैंग्वेज. हाँ, यू विल लर्न इट स्लोली. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कीप लॉ एटलीस्ट 4 times या 5 times a week. हाँ, वी विल हैव फर्स्ट वी टू कंप्लीट लॉ सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे. और मैं तो सोच रहा हूँ कि रोज 1 hour लेने का, तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने का, और हो जाएगा फिर अच्छी तरह से. बाय डिसम्बर वील एंड द इंटायर सब्जेक्ट. वंस यू गेट अ ग्रिप ओवर द लैंग्वेज, एक बार लैंग्वेज पे कंट्रोल आ गया ना कि लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, इसको भले बाहर भी करना पड़े, तो फिर तुम लोग को देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर यू. देन यू विल लव इट लाइक एनीथिंग.
And law you have at higher standards also. This is the beginning. This is first year as you do 11th में तुम लोग को बहुत सारे नए subjects आते हैं, तो initially you find difficult. So then you are getting used, then you get used to it in the second and third year. So law you have at inter level, at final level, अलग अलग laws हैं, हाँ बहुत सारे laws हैं final में, तो ये तुम लोग का बेसिक है पढ़ना. और तुम लोग को ये सबसे स्टार्टिंग में when we teach you giving examples you will enjoy it like anything, but when it comes to writing it will be really difficult for you. राइटिंग है पूरा. एंड जो ये नया कोर्स लाए ना लोग, इसमें से सबसे पहले लोग ने बोला कि स्टूडेंट्स देखो इंस्टीट्यूट को कंप्लेंट क्या मालूम, स्टूडेंट्स को क्या है कि इंस्टीट्यूट का व्यू है कि स्टूडेंट्स डोंट हैव एक्सप्रेशन पावर. ये इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है, हाँ, कि स्टूडेंट्स को एक्सप्रेशन पावर नहीं होता है. आई टेल यू व्हाई इट इज सो. देखो जैसे ना, नाउ यू आर आस्किंग डाउट्स. नाउ यू विल सी इन मोस्ट ऑफ द चैट्स ऑल्सो नो हाउ यू राइट. हाँ, प्लीज वी हैव टू ऑलवेज इम्प्रूव अपॉन अवर थिंग्स. जैसे है ना, हम लोग चैट्स में भी है ना, हम लोग इंग्लिश में नहीं लिखते हैं. तो मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बट यू डोंट राइट इंग्लिश. यू विल से सर लिखना बाकी है, और चैट में भी तुम लोग ऐसे लिखोगे, यू विल राइट दैट वे, सर लिखना बाकी है, सर रुको. अभी किसी ने पूछा ऑब्जेक्टिव है सर. सो प्लीज एज फार एज पॉसिबल इन लॉ you try to write in English. I am not against Hindi, but see the paper is in English and ultimately we have to deliver the things in English. So we will try to keep it as simple as possible. ऐसे नहीं कि मैं हिंदी बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, लेकिन पूरा हिंदी में लेक्चर होता है ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है, यू एंजॉय इट अ लॉट, बहुत मजा आती है. You understand also new things, but then when it comes to expression, when you deliver the answer, you find difficult. You can see the students who are doing CA foundation अभी जो नवंबर में दे रहे हैं. Some of you must be at least one of you must be having, one of you must be having at least one friend. तो उनसे पूछ लो कि लॉ में डिफिकल्टी होती है कि नहीं. And we did law second time also. Tomorrow also we are having one revision lecture of law for November students, because that subject requires continuous reading. Okay, follow this. I hope I am clear. Any doubts in this? And our material is most exhaustive material. Yes, see here, we have already, when we have all these topics in question answers form. I'll give you notes within a day or two. It is all in question answers forms. Then apart from that, we have a revision book, which is summary of all topics. Then we will give you questions from ICAI papers and ICAI mock test. तो लोग mock test भी लेते हैं ना, and then revisionary papers. Then we will get material within 2 or 3 days. It is all in printing. So total you will get 12 books. 12 books you will get total. दो तुम लोग को 2 या 3 दिए हैं, 2 or 3 you will get, and now within a day or 2. Today they were supposed to deliver, but वो प्रिंटर लोग पता है आपको, वो लोग कुछ ना कुछ देरी करते ही हैं. और फिर मोस्टली कल तो मिल जाना चाहिए. एंड लॉ का एंड अकाउंट्स बुक विल बी स्लाइटली डिलेड बिकॉज इट इज अंडर रिविजन. सीए इंस्टीट्यूट आपको देगा ना बुक,
हाँ, तो मैं विल बिफोर वी स्टार्ट द सब्जेक्ट यू कैन आस्क ऑल क्वेश्चंस टू मी. All questions, don't worry about the first lecture. All questions, I am not in a hurry to start. You should know whatever questions you have. See here, तुम लोग है ना, बताता हूँ. CA टेक्स्ट बुक्स के बारे में किसी ने पूछा है, and most of you must be having the questions on text books. So टेक्स्ट बुक्स के बारे में you will get फ्रॉम ICAI. प्राइवेट टेक्स्ट बुक्स भी आते हैं, ICAI से मिलेगा. हाँ, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. सो हाँ, एंड अवर रिलायबल बुक्स, मतलब दैट इज नॉट कॉल्ड टेक्स्ट बुक. इसको टेक्स्ट बुक है ना ICAI को, उसको बोलते हैं क्या? स्टडी मटेरियल. We have to start registering now. Yes, I will give the procedure within 1 or 2 days. Before December you have to register. हाँ, 31 दिसंबर तक रजिस्टर करना है, तो ही मे अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो गया आप. हाँ, जल्दी रजिस्टर करोगे तो जल्दी बुक्स आ जाएंगे, रजिस्टर लेट करोगे तो बुक्स भी लेट आएंगे. हाँ, नाउ फर्स्ट है ना, वी विल गिव यू टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम ICAI. हाँ, मटेरियल इज अवेलेबल, ऑनलाइन भी अवेलेबल है. on ICAI.org. ये साइट पे मटेरियल अवेलेबल है. यू हैव मटेरियल अवेलेबल, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, हाँ, मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास. सब वो लोग फ्री में डाउनलोड करने देते हैं. यू कैन डाउनलोड इट. अभी है ना, क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होती है. हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है. देखो क्या है, accounts. तो accounts there is no need to worry. You follow Zulesh sir. And exhausting coverage, revision lectures also we have. Recorded lectures revision वाले ये तो लाइव लेंगे ही. फिर जो तुम लोग की जैसे टेस्ट होती है ना, उसके 2-3 दिन पहले हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स लगाएंगे. हाँ, और फिर वो तुम लोग को पढ़ के, और जो क्लास में क्या पढ़ के एग्जाम देना है. सो सी व्हाट यू हैव, व्हाट यू कैन डू इट, उसमें देखने का. ओके, हाँ, अभी हम लोगों ने अकाउंट्स का 2 बार रिवीजन लिया है ये बैच में, और तुम लोग अभी लेंगे. लेकिन प्लीज फॉलो द स्टडी प्लान. हाँ, अकाउंट्स के लिए तुम लोग को रिलायबल का टेक्स्ट बुक इज सफिशिएंट. अभी लोगों को कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट में कि मैं टेक्स्ट बुक रिलायबल से करूं कि मॉड्यूल करूं. कितने लोग पढ़ते हैं यहां से? देखो, तुम लोग क्लास में इसमें पढ़ने वाले हो ना, तो पढ़ाई भी इधर से करो और फिर मॉड्यूल को रेफर करो. You can send your doubts on WhatsApp. There is absolutely no problem. You can write your doubts. We'll have a way for that. Okay. ये तुम लोग का मैंने अभी एग्जाम लिया क्योंकि ये तो मेरे को जल्दी में लेने का था, 15 डेज, क्योंकि तुम लोगों ने एक भी एग्जाम नहीं दिया था 12th का. वो अलग फुटिंग पे होता है, ये अलग फुटिंग पे होता है. ओके, हाँ, नहीं होगा ना वो तो. ये रिवीजन है, अभी तुम लोग का 12th का भी रिवीजन होगा लाइव. ये तो तुम लोग को, भाई तुम लोग को कितना आता है वो देखने के लिए था. ये हाउ मच यू कैन डू ऑन योर ओन. यू विल सी एवरीथिंग इज डन बाय प्रोफेसर, देन आई विल स्टार्ट. ऐसे नहीं, पहले प्रोफेसर ने किया, फिर तुमको करना है, फिर प्रोफेसर करेगा, फिर तुमको करना है, फिर प्रोफेसर करेगा, फिर लास्ट में तुमको करना है. ऐसे चलता है. ऐसे नहीं कि पूरा प्रोफेसर कर लेगा और फिर बाद में तुम लोग करोगे, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू डू इट, देन यू सी हाउ मच प्रिपरेशन यू आर डूइंग इट. हाँ, टेस्ट क्यों लेते हो? तुम लोग देखो तुम्हारा कितना आता है. सो यू कम टू नो दैट आई एम नॉट अनेबल टू अपीयर दिस, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा है. हाँ, वो एक स्टडी का मेथड होता है. स्कूल में भी ऐसे ही होता था ना. हाँ, ओके. सो अभी तुम लोग को हमेशा हर में कंफ्यूजन होगा कि मैं टेक्स्ट बुक पढ़ूं कि रिलायबल का बुक पढ़ूं कि मॉड्यूल पढ़ूं. हाँ, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स. सी, हम लोग का जो टेक्स्ट बुक होता है ना, वो भी मॉड्यूल को देख के लिखा होता है.
वी हैव अ टेक्स्ट बुक विच इज बेस्ड ऑन मॉड्यूल ओनली. हाँ, तो तुम लोग, अवर बुक इज मोर एग्जॉस्टिव टेक्स्ट बुक. रिलायबल का बुक एकदम एग्जॉस्टिव है. हाँ, एकदम तुम लोग बोलोगे इतना सब दिया हुआ है. हाँ, देन मॉड्यूल भी है. अब ये कहीं से भी पढ़ो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैथ्स क्लास में करोगे फिर प्रॉब्लम कहीं से भी करो. वी डोंट एक्सपेक्ट दैट यू डू टेक्स्ट बुक्स, यू डू फ्रॉम मॉड्यूल. एंड मॉड्यूल होगा तो टेक्स्ट बुक तो तुम्हारा हो ही चुका है. तो हाँ, फिर इको एंड बीसीके. नाउ इको एंड बीसीके एंड लॉ क्या होता है कि वी गिव यू टेक्स्ट बुक, तो स्टूडेंट्स आर टेम्प्टेड टू यूज मॉड्यूल, कि मॉड्यूल से पढ़ाओ. मैं तुम लोगों को दोनों में से पढ़ाऊंगा. लास्ट टाइम इको था ना, इको मैंने पूरा मॉड्यूल से कराया. फिर लास्ट में बच्चों ने बोला कि सर उससे अच्छा तो रिलायबल का टेक्स्ट बुक है. हाँ, मॉड्यूल फ्रॉम आईसीएआई. हाँ, मॉड्यूल फ्रॉम आईसीएआई का मॉड्यूल. देखो क्या कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक्स होते हैं और क्लासेस की बुक होती है, तो तुम लोग बोले गवर्नमेंट की बुक से आने वाला है. तो ये तुम लोग, अभी तुम लोग बच्चे हो तो तुम लोग को ये दिमाग में हमेशा रहेगा. When you grow up, तो you will see no concept is more important. लेकिन अभी तुम लोग के एज में ये दिमाग में रहेगा. तो मैं तुम लोग को दोनों पढ़ाऊंगा, दोनों बताऊंगा कि मॉड्यूल में क्या लिखा है और हमारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है. मॉड्यूल भी तुम लोग को तुम्हारे पास रहेगा, तो वी विल रिफर. वी आर नॉट अगेंस्ट मॉड्यूल, बट तुम लोग देखो उसकी लैंग्वेज है ना बहुत टफ होती है. हाँ, तो फिर लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम लोग को पता कैसे चलेगा टफ है, और हमारी लैंग्वेज इजी है और सब कंप्लीट है, तो कैसे पता चलेगा जब कंपेयर करोगे तो ना. हाँ, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, फिर बोलते हैं नहीं मैं तो मॉड्यूल पढ़ूंगा, तो फिर वहां पे रिजल्ट का प्रॉब्लम हो जाता है. क्योंकि एक सोर्स से पढ़ा है हमने और फिर उसमें हमको वो छोड़ के दूसरा पढ़ना शुरू कर देंगे. तो मैं तुम लोग को दोनों पढ़ाऊंगा ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो कि मैं क्या पढ़ूं. मैथ्स में तो प्रॉब्लम ही नहीं है. मैथ्स में तुम लोग प्रॉब्लम देख सकते हो कि सेम ही प्रॉब्लम है, तो क्या तकलीफ क्या उसमें, है ना. आ रहा समझ में मैं जो बोल रहा हूं. हाँ, तो वी विल डू आवर नोट्स, मतलब नोट्स हमारे, एंड वी विल डू मॉड्यूल ऑल्सो, नो प्रॉब्लम इन दैट. हाँ, एंड समरी नोट्स में एग्जॉस्टिव है पूरे, और हम लोग समरी लिखेंगे भी साथ साथ में. समझ रहे, तो हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी होता है. एंड सी यू कैन आस्क एनी सब्जेक्ट, वेदर अभी तो फाउंडेशन में हो तुम लोग, CAFC, हाँ, इंटर, फाइनल, एनी सब्जेक्ट. खाली इंटर में 50 मार्क का IT आता है, वो मेरे को ध्यान में नहीं है मुझे. बाकी यू कैन आस्क एनी सब्जेक्ट के डाउट. हाँ, कभी भी, एनी टाइम. ओके. हाँ, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. हाँ, ओके. हाँ, ऐसे प्रोफेसर भी अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है. सब प्रोफेसर को पूछोगे तो अच्छा है. हाँ, तो ये कोई भी लेवल पे तुम लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा. देयर इज अ मेथड टू क्लियर CA. हाँ, लेकिन एक मेथड नहीं है. एक मेथड ये नहीं है कि बगैर पढ़ के पास हो सकता हूं, कि नहीं, इम्पॉसिबल, नोबडी कैन पास. और तुम लोगों को जुलेश सर ने बताया ना हाउ टू कोप ऑल द थिंग्स बोथ, वो भी मैंने पहले लेक्चर में बताया था तुम लोगों को. हाँ, ठीक है, तो लॉ शुरू कर दो. अच्छा, ठीक है, चलो. हाँ, अभी सी है. पहला क्या है, फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अभी ना ये लॉ का नाम क्या, देखो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अभी है ना तुम लोग को ये पता है कि लॉ बनता कैसा है. हाँ, daily 3 hours CFC study is enough, but then it should be in the right proportion. नो 12th मार्कशीट नहीं, मैं बताता हूँ तुम लोगों को. अभी अलाउ किया उन्होंने, डोंट वरी, विद इन 2-3 days विल अलाउ एवरीथिंग. ओके. हाँ, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग रजिस्ट्रेशन इन द क्लासेस ओनली. क्लासेस पे आके साइट पे रजिस्ट्रेशन करो, मैं बता दूं कैसे करने का. हम लोग गाइड करेंगे पूरा. हाँ, ओके.
हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, अब है ना, तुम लोग को मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि लॉ बनता कैसा है। हमारी पार्लियामेंट होती है ना, उसमें लोकसभा होता है, और ये सिविक्स में पढ़ा होगा तुम लोग ने। और स्टेट लॉ होते हैं। स्टेट लॉ हम बात नहीं करते, हम सेंट्रल लॉ की बात करते हैं। पार्लियामेंट होती है। हाँ, तो यहां पे ना एक बिल प्रपोज होता है, एकदम शॉर्ट में बताता हूं। सी हियर, अ बिल इज प्रपोज्ड then it is passed in Lok Sabha and Rajya Sabha, and then it is assented by President of India। तो ये लॉ बन जाता है हमारा। हाँ, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, हाँ, लोकसभा एंड राज्यसभा, हाँ, ये लॉ बनता है। इस लोगों के सिविक्स में पढ़ा है। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल अबाउट दिस, लेकिन ये बेसिक मालूम होना चाहिए कि लॉ पास होगा। अब यार, इंडिया में क्यों लिख रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? व्हाई यू आर राइटिंग लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? और ये ईयर भी लिखते साथ में 1872। तो ये आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों लिखते हो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखो ना, इंडिया में है तो फिर क्या इंडिया लिखने की जरूरत क्या है? Act and law are same. Yes, yes. When a bill is passed, it becomes an act and it is called law. It becomes a law or act. Yeah, it is applicable only in India. हाँ, but the problem is that Indian Contract Act 1872, okay? अब ये इंडियन वर्ड क्यों आएगा? हाँ, इसमें भी इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्यों? See, this law was made before we got freedom. No, it is, अभी जो लॉ बनते हैं उसमें इंडिया नहीं लिखते कोई भी। जैसे इनकम टैक्स एक्ट लिखते हैं, हाँ, तो इनकम टैक्स एक्ट लिखते हैं, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट नहीं लिखते हैं अभी। अभी नहीं लिखते ऐसा, क्योंकि क्या होता है, ये इंडियन वर्ड क्यों आता है? ये पास कभी किया था? पास्ट व्हेन? बिफोर इंडिपेंडेंस। तो है ना, इंडिपेंडेंस के पहले पास किया था। सो दीज लॉज वर अप्रूव्ड फर्स्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज दे वर रूलिंग अस। तो उन लोग पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्रूव करती थी। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड टू मेक लॉस फॉर मेनी कंट्रीज रूल्ड बाय देम। ऐसे उन लोग अफ्रीका में भी रूल करते थे, तो उधर के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाएंगे तो बोलेंगे अफ्रीकन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उनके हिसाब से देखो, उनके लिए तो बहुत सारे, इंडिया इज वन ऑफ देम, अफ्रीका इज अनदर। इंडिया तभी पाकिस्तान में इंडिया एक ही था, तो आई विल नॉट रिफर पाकिस्तान। हाँ, वो दूसरी जगह कंट्री वियतनाम में कंट्रोल करते होंगे तो वियतनाम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाएंगे। इंडिया में कंट्रोल करते, इंडिया के लिए बनाया तो बोलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, अच्छा, अब ये पता चला बिल इज प्रपोज्ड, इट इज पास्ड इन लोकसभा। ये बिल, व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय पार्लियामेंट, इट बिकम्स अ लॉ और एन एक्ट। हाँ, अभी आपको इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी नहीं है, ये बेसिक्स है, लेकिन ये आपको पता चल रहा है कि नहीं? प्लीज फॉलोड और नॉट फॉलोड, जो लोग फॉलो किए एफ लिखो, जो लोग नॉट फॉलोड किए वो एन एफ लिखो। एफ लिखो या एन एफ,
प्लीज सब लोग को लिखो, हाँ, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं होगा तो ना, हाँ, अगर रिस्पॉन्स वाल नहीं फॉलो तो बोल देने का नहीं फॉलो, उसमें क्या, बिकॉज वी आर हियर टू टीच यू ओनली, नो, हमारा काम ही क्या है भाई। हाँ एंड हाँ, यस वेरी गुड। अब है ना, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सी, तुम लोग ने वर्ड तो सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कि नहीं? यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्लास में हम पूछ सकते हैं भी, लाइव लेक्चर में तो सब चिल्लाते हैं ये वो फलाने डिमका, भी तो चैट पे है, तो तुम लोग लिखना है तो लिख सकते हो, कोई फोर्स नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट है ना, हम लोग वर्ड सुना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम लोग किसी को काम देते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, यस, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट गिवन, दिया, हाँ। अब है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली मीन्स व्हाट, मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, हाँ, एग्रीमेंट होती है उसमें। कॉन्ट्रैक्ट साइन क्या मतलब, एग्रीमेंट होती है ना, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल वाला। फर्स्ट अंडरस्टैंड इन द बेसिक थिंग, मतलब क्या होता है, हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो एग्रीमेंट है ना एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब एनफोर्सेबल बाय एग्रीमेंट मतलब एग्रीइंग, टू डू समथिंग और एग्रीइंग नॉट टू डू समथिंग, है ना। एग्रीमेंट में क्या होता है, हम लोग एग्री करते हैं कि मैं ये करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा, बस। जैसे मैं रोज गाना गाता था तो पड़ोसियों को बहुत परेशानी होती थी, तो वो लोग ने एक बार परेशान होकर बोला कि सर आप मत गाया मत करो प्लीज। तो मैंने बोला महीने का 6,000 रुपये दे देना, मैं नहीं गाऊंगा, मैं एग्री करते, मैं कभी नहीं गाऊंगा, आपको मेरी आवाज बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। तो वो लोग ने एग्री किया, चलो 6,000 दे देंगे। तो यहां पे मैंने क्या एग्री किया, आई हैव एग्रीड टू डू समथिंग और एग्रीड नॉट टू डू समथिंग। मैं बोला मैं गाना नहीं गाऊंगा, 6,000 रुपये दे देना, हाँ, वो भी एग्रीमेंट होती है ना। हाँ, एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एग्रीइंग टू डू समथिंग और एग्रीइंग नॉट टू डू समथिंग। ये नॉट टू डू समथिंग होता है ना, वो होता है एब्सटेन, क्या बोलते हैं इसको, और एग्रीइंग टू डू समथिंग इज कॉल्ड एक्ट। हाँ, ये लिखो बिंदा, तुम लोग लिखो, नोटबुक बना के लिखो प्लीज, हाँ, बहुत समय है तुम्हारे पास। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, गिव कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एग्रीमेंट में होता क्या है, हम एग्री करते हैं, यार मैं ये नहीं करूंगा, डर मत, मैं मानता हूं, मैं वचन देता हूं, मैं नहीं करूंगा, ये बोलते हैं हम, है ना। मैं बोलता हूं मैं कभी नहीं करूंगा, अच्छा मुझे 25,000 दे दे, मैं अपनी जबान नहीं खोलूंगा, तो ये भी एग्रीमेंट है कि नहीं, कुछ नहीं करने का एग्रीमेंट है। हाँ, ये लिखो पहले, यहां से लिखो बस, अभी से जो लिखना होगा ना मैं बोल्ड कर दूंगा, है ना, ये मैंने बोल्ड कर दिया। हाँ, और है ना एक देखो, हाँ ये भी बोल्ड ही लिखवा,
ये एब्सटेन। देखो एग्रीमेंट मीन्स, एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्री टू डू समथिंग होता है। एब्सटेन मतलब मैं नहीं करूंगा, एब्सटेन का मतलब वही मैंने बोला, एग्रीइंग नॉट टू डू समथिंग। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं है ना पैसे लूंगा और आपका ये काम करके दूंगा, तो वो है डूइंग एन एक्ट, मैं कुछ करके दूंगा। मैं बोलता हूं आप लोगों का झगड़ा है ना, मैं बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं बीच में किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा और मुझे पैसे देना, मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा, आप लोग जानो मैं बीच में नहीं आऊंगा। तो ये क्या होता है, एब्सटेनेंस। एब्सटेन मतलब एब्सेंट नहीं है, एब्सटेन मतलब नहीं करना, आई विल नॉट डू इट। तो कितनी बार जैसे मैंने बोला मैं गाना नहीं गाऊंगा तो पैसे निकाल, एक ने बोला मैं गाना गाऊंगा, तो वो एक आदमी की आवाज अच्छी है तो बोला मैं गाना गाऊंगा पैसे लूंगा, तो वो क्या है, ही इज एग्रीइंग टू डू समथिंग। मैंने बोला कि नहीं नहीं तुम लोग को मेरी आवाज बहुत परेशान करती, मैं तो गाऊंगा, मेरे को हक है गाने का। तो पड़ोसी ने बोला कि 6,000 रुपया महीना ले ले लेकिन गाना मत। तो मैंने वचन दिया कि मैं मैं गाना नहीं गाऊंगा कभी भी, और गाऊंगा तो भी आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक नहीं आएगी। तो ये क्या किया मैंने, एक्ट किया कि एब्सटेन किया। एब्सटेन मतलब नॉट टू डू समथिंग, एक्ट मीन्स व्हाट, हाँ एब्सटेन का मतलब नॉट टू डू समथिंग, मैं एग्री करता हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा। ये अगर मैं बोलता हूं कि मैं ये करता हूं तो एक्ट होता है, अगर मैं बोलता हूं कि मैं नहीं करूंगा, जैसे बताता हूं सुनो, है ना, एग्जांपल देता हूं सुनो एब्सटेनेंस का। एक्स एंड वाई आर टू ब्रदर्स, प्लीज क्वेश्चन पूछते रहो, एंड आर having a property dispute. Mr. L is a famous property lawyer. Dealing in property. Okay, now X approaches Mr. L and X promises to pay rupees 50,000 to Mr. L, and L promises that he will not fight case for Mr. Y. उसने एग्री किया कि मैं आपकी तरफ से भी नहीं लड़ूंगा और वाई की तरफ से भी नहीं लड़ूंगा, डरो मत। तो मैं नहीं लड़ूंगा लेकिन उस नहीं लड़ने का 50,000 रुपया दे। हाँ, गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा एग्रीमेंट के बारे में, बरोबर, गवर्नमेंट को हमारे एग्रीमेंट के बारे में नहीं मालूम पड़ता है नॉर्मली, हाँ नहीं पता चलता है, हाँ नहीं पता चलता है। लेकिन अगर हमारा झगड़ा होता है, अगर हमारा क्या होता है, झगड़ा होता है, तो फिर हम लोग कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में सब मालूम पड़ जाता है। अच्छा ये क्या है, तो ये क्या है, L is abstaining, L is abstaining। पहले क्लियर हुआ abstaining का मीनिंग, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? हाँ आराम से, वो प्यार से पढ़ो, ऐसा वो टेंशन लेके खत्म नहीं करना है पूरा, क्योंकि स्टार्टिंग में बेसिक्स, देखो बेसिक्स रॉन्ग होते हैं ना, फिर हमारा स्टार्टिंग एंड तक तकलीफ होती है। बेसिक्स में टाइम ज्यादा जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं।
एब्सटेनेंस का मीनिंग मालूम पड़ा? एंड थैंक्स टू द स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसने पूछा एब्सटेनेंट वर्ड क्या। प्लीज नहीं समझे तो पूछो वापस, अभी भी नहीं समझे तो पूछो प्लीज, आराम से पूछने का। हाँ, फिर सब्जेक्ट तुम लोग को यू विल लर्न एंजॉय। ये समझा, एग्जाम्पल भी लिख लो चाहिए तो। नहीं, हर एग्रीमेंट गवर्नमेंट को पता नहीं होती है, गवर्नमेंट पढ़ती भी नहीं है एग्रीमेंट क्या है तुम्हारी। तुम लोग का डिस्प्यूट होगा ना, डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट में जाओगे ना, तो कोर्ट को बताना पड़ेगा ना हमारा एग्रीमेंट है। हाँ, और कोई एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होती है। क्या होती है? रजिस्टर्ड में बताना, सुनो एग्जाम्पल, मैंने एक बिल्डिंग बनाने का काम दिया किसी को, या मेरे घर पे इंटीरियर का काम दिया, तो हम लोग ने एग्री किया कि मैं तेरे को 2 लाख रुपया दूंगा, 5 लाख रुपया दूंगा, मेरे घर का इंटीरियर कर दे। एग्रीमेंट जरूरी नहीं राइटिंग में, ओरली भी हो सकती है। एग्रीमेंट में भी ओरल और इन राइटिंग चलेगा, कुछ भी चलेगा। ओरल होता है तो प्रूव करना मुश्किल होता है कोर्ट में, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रूव इन द कोर्ट। हाँ, प्रूव करना मुश्किल होता है कोर्ट में, इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव इन द कोर्ट। नो, कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ओरल एग्रीमेंट नहीं होती है। जैसे हम रिक्शा में बैठते हैं वो भी एक एग्रीमेंट होता है, हम लोग एक चाय पीते हैं होटल में वो भी एक एग्रीमेंट होता है। ये छोटे छोटे एग्रीमेंट्स होते हैं। हम कॉलेज में एडमिशन लेते वो एग्रीमेंट होता है, क्लासेस ज्वाइन करते एग्रीमेंट होता है। अभी क्लासेस का एग्रीमेंट हमारे राइटिंग में होता है क्या? स्कूल का एग्रीमेंट राइटिंग में होता है क्या कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, पैसे दूंगा? ऐसा नहीं, ओरल होता है। Abstinence meaning anybody having any doubt? हाँ, एग्रीमेंट ऑलवेज रिटर्न नहीं होता है। अच्छा, अब है ना, मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होती है। क्या होती है? एग्रीमेंट मतलब हम मानते हैं कुछ करने का। हाँ, एन एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब, हाँ, पूरा तुम लोग को मैं पूरा समरी सिखा दूंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट बाय लॉ। नो, एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स if there is a dispute between parties to an agreement, if there is a dispute between parties, जो parties लोग हैं ना एग्रीमेंट के बीच में, उन लोगों का झगड़ा है, if there is a dispute between parties to an agreement, then any one of them can go to the court and complain। समझा ये? अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या कि कोर्ट में जा सकते हैं दोनों। हाँ, जैसे एक्स ने वाई को बोला कि मैं तुझे घर बना के दूंगा, आई विल मेक अ हाउस फॉर यू, तो दोनों पार्टी, बोथ द पार्टीज कैन गो टू द कोर्ट अगर झगड़ा हुआ तो। जैसे वाई ने पैसे दिए, वाई हैज पेड मनी बट एक्स इज नॉट मेकिंग द हाउस, तो वाई कैन गो टू द कोर्ट। या एक्स ने घर बना दिया एंड वाई इज नॉट पेइंग मनी, तो कोर्ट में जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एनफोर्सेबल एग्रीमेंट। व्हाट? एनफोर्सेबल मालूम पड़ा? कोर्ट जा सकते, दोनों को अधिकार है कोर्ट में जाने का।
हाँ भाई, कोर्ट में जो एनफोर्सेबल क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कोर्ट में जा सकते हैं तुम लोग। आई बात समझ में? हैव यू फॉलोड? आई थिंक योर एब्सटेंस इज क्लियर। प्लीज यस और नो लिखो। अगर तुम लोग को यस और नो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ना पोर्शन नहीं तो स्लो हो जाता है। भले नो लिखोगे तो भी चलेगा, उससे स्लो नहीं होता है, लेकिन कुछ नहीं लिखने से स्लो हो जाता है। हाँ, एनफोर्सेबल बाय लॉ। अभी हम आगे और पढ़ने वाले, डरो मत। हाँ, अब है ना, अभी एग्रीमेंट में क्या होता है? सो हम ऐसा बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस, मतलब एग्रीमेंट होनी चाहिए और दोनों पार्टियां कोर्ट में जा सकते हैं। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, ऑफ कोर्स ऐसे कोर्ट में तो कोई जाता नहीं घूमने को, झगड़ा होगा तो ही कोर्ट में जाते हैं ना भाई। हाँ, ऐसे थोड़ी कोई जाता है। नो बडी गोज कोर्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन और जस्ट फॉर विजिटिंग इट, इजंट इट? हाँ, अब है ना, एग्रीमेंट कैसे होती है? एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। हाउ यू स्टार्ट एग्रीमेंट? पहले मैंने बोला एग्रीमेंट में होता क्या है, अंदर क्या होता है एग्रीमेंट के अंदर? यू एग्री टू डू समथिंग और यू एग्री नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट बनता कैसा है? एक आदमी ऑफर देता है, ऑफर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रपोजल, है ना, और वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट, यस। हाँ, एग्रीमेंट है ना, मैं आपको पैसा दूंगा, वो एक आदमी पैसा मांगता है, फिर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ हाँ मैं साइन करके देता हूं, मैं मानता हूं आपकी बात, तो वो एक्सेप्टेंस हुआ ना। हाँ, जो भी, क्योंकि है ना, तुम लोग अभी देखो 11th में तुम लोग एकदम बच्चे कर होते हो, 12th में भी तुम लोग को ऐसा होता है कि लेकिन लकीली तुम लोग अभी इतना 2 महीने में, टुडे व्हाट इज द डेट? 24th ऑफ अक्टूबर। हाँ, टेक 60 डेज फ्रॉम नाउ और 65 डेज, 31st दिसंबर गिन लो। बाय 31st दिसंबर यू विल बी हैविंग डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, दैट आई कैन गारंटी यू। यस, हाँ डेफिनेटली, एकदम तुम लोग हाई लेवल पहुंच जाओगे 2 महीने के अंदर। खाली एक ही करना है, एक तो तुम लोग को फॉलो या नॉट फॉलो, प्रोफेसर को कोऑपरेट करना, बिकॉज इट इज ऑनलाइन। अरे माय डियर, अभी तो मैंने कुछ, देखो मैंने क्या बोला तुम लोग को, तुम लोग डाउट तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो ना यार। हाँ चलो ठीक है। अभी ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नो राइटिंग में मैंने बोला ही नहीं है, एग्रीमेंट में बी रिटर्न, एग्रीमेंट में नॉट बी रिटर्न। एग्रीमेंट may be written or may be oral or may be entered into by conduct। हाँ ये सब बताऊंगा। एग्रीमेंट में होता कि एक ऑफर होती है और एक एक्सेप्टेंस होता है ना।
राइटिंग में जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली ऑलवेज इन राइटिंग. एग्रीमेंट मे बी इन राइटिंग, मे बी ओरल ऑल्सो, और मे बी बाय कंडक्ट, वर्ड्स भी नहीं, बोला भी नहीं, लिखा भी नहीं. हाँ वो भी होता है. हाँ सबके एग्जाम्पल दूंगा, एवरी वेयर आई विल गिव एग्जाम्पल. तो एग्रीमेंट किसमें होता है? एग्रीमेंट में क्या होता है बच्चों? ऑफर प्लस व्हाट? हाँ एनफोर्सेबिलिटी. आ रहा हूं. एनफोर्सेबल मैंने बताया यहां पे, पर ये मालूम पड़ा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर इज कॉल्ड प्रपोजल. तो कोई भी चीज एग्रीमेंट कभी होती है जब प्रपोजल होता है और एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं. ऐसे तो हम लोग एग्रीमेंट होते हैं क्या? नहीं. हाँ ऐसे मैं तुमसे 50,000 मांग सकता हूं? नहीं मांग सकता हूं. मैं बोलेगा देख आपने एग्री किया था, आपने माना था, है ना, तो ही मान सकता हूं. तो एग्रीमेंट के नीचे क्या होता है? एक ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है. व्हाट? हाँ इट स्टार्ट विद ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. जैसे सपोज यू वांट टू गो टू बैंड्रा फ्रॉम मीरा रोड, तो रिक्शा वाले को तुम लोग ऑफर दोगे कि भाई साहब, हे रिक्शा वाले, क्या विल यू कम टू बैंड्रा, है ना? ऑफर दोगे कि नहीं? तो हां बोलेगा या ना बोलेगा? अगर उसने हां बोला तो क्या हो गया? एक्सेप्टेंस. हाँ मैं आता हूं उस पर, अभी मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं. आई एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. तुम लोग लिख लो, अंडरलाइन कर दो, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा. हाँ हाँ इफ आई फॉरगेट यू रिमाइंड विद वो टाइम पे. ना बोला तो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, फिर एग्रीमेंट नहीं हुई ना, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ ना. एब्सटेन का मतलब नहीं करना. नहीं, एब्सटेन नहीं हुआ, वो रिजेक्शन हुआ. एब्सटेन तो मतलब मैं बोल रहा हूं कि मैं काम, मैंने माना कि मैं एग्री करता हूं कि मैं काम नहीं करूंगा. आई एम एग्रीइंग कि मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा, डरो मत. ये रिजेक्शन हुआ. हाँ ना बोला ना रिक्शा वाले ने, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्शन हुआ. ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस. अगर ऑफर हुआ और एक्सेप्टेंस हुआ तो क्या हो जाएगा? ऑफर को प्रपोजल भी बोलते हैं. तुम लोग प्रपोजल, प्रपोज करना, उसको तुम लोग अलग सेंस में मत लेना. हम लोग रोज प्रपोज करते हैं, रोज. हाँ तुम लोग भी रोज प्रपोज करते हो. एक वड़ा पाव खाते तो भी हम प्रपोज करते हैं कि वड़ा पाव चाहिए, मतलब मैं पैसा देने को तैयार हूं, क्या आप मुझे वड़ा पाव दोगे? तो ये तुम लोग ने क्या डाला है? प्रपोजल दिया. तुम लोग ने प्रपोज किया. भाजी खरीदते तो प्रपोज करते हैं, ऑफर किया ना, वो प्रपोजल है. प्रपोजल मतलब प्रपोज किया हमने. तो एवरीवेयर भी प्रपोज, है ना. और जहां पे एक्सेप्टेंस हो जाता है तो क्या है? हाँ कितनी बार लोग, तुम लोग जैसे तुम लोग दुकान पे जाते हो तो तुम लोग बोलते हो ये दोगे 25 रुपए में दोगे? अच्छा 25 रुपया पाव दोगे भाजी? तो ये तुम लोग ऑफर कर रहे हो. 10 रुपया में आधा किलो दो, तो ये ऑफर किया. फिर जो वेजिटेबल वेंडर होता है वो बोलता है हाँ देता हूं, तो उसने एक्सेप्ट किया. नहीं 10 रुपये पे तो नहीं आएगा, तो रिजेक्शन हो गया. नहीं, रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस आर नॉट वन एंड द सेम. हाँ रिजेक्शन एंड एब्सटेन. सेम बता दो. तुम लोगों को 3 एग्जाम्पल देता हूं. एक्स ऑफर्स मिस्टर वाई Mr. L, a lawyer, rupees 50,000 if Mr. L fights the case. X. Mr. L accepts the offer.
तो ये क्या हुआ, एग्रीमेंट हो गया। एक्स ने लॉयर को 50,000 दिया, बोला 50,000 दूंगा इफ अगर आप मेरा केस लड़ोगे, तो ये क्या है, एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट। समझाइए, अगर वेंडर ने बोला, हमने बोला इतने में दो, 10 रुपया पाव दो, और उसने दूसरा कुछ भाव बोला, तो उसने ना हमारा एग्रीमेंट रिजेक्ट, हमारा ऑफर रिजेक्ट हो गया, उसने नया ऑफर दिया है। सपोज मैं भाजी की दुकान पे गया और मैंने बोला कि मेरे को ये 10 रुपये में किलो दो, तो उसने बोला 10 रुपये किलो नहीं मिलेगा, 15 रुपये किलो मिलेगा, 15 रुपये का 1 किलो है वो। तो मैंने ऑफर दिया था ना 10 रुपये का, वो रिजेक्ट हो गया, उसने ना बोल दिया, और उसने खुद अभी ऑफर किया कि 15 में लेना है तो लो। सो नाउ ही इज मेकिंग एन ऑफर। ओके, तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। फिर मैं अगर 15 में यस बोलूंगा तो फिर एग्रीमेंट हुआ। हाँ, अभी मैं रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस देखो, एक्स ऑफर्स Mr. L a lawyer rupees 50,000 if L fights the case for Mr. X. L accepts the offer. तो ये क्या है, एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट है। X offers Mr. L a lawyer rupees 50,000 if Mr. L promises not to इंटरफियर इन अ प्रॉपर्टी केस। ओ ने एल को ऑफर दिया कि तू केस में मत आना, डोंट कम इन द केस। भाई तू केस में मत आना, हमारा केस चल रहा है तो उसमें बीच में मत आना, तू आ मत, तू लड़ मत हमारे लिए, तू खाली बीच में मत आना। तो क्या है, दिस इज क्या है, ये भी है ना, एल एग्रीज, सॉरी मिस्टर एल एक्सेप्ट्स द ऑफर। तो ये क्या हुआ, एग्रीमेंट टू एब्सटेन। एग्रीमेंट तो किया ना उसने, उसने हाँ बोला मैं नहीं आऊंगा बस। अभी तीसरा, एक्स ऑफर्स मिस्टर एल अ लॉयर रुपीज 50,000 इफ मिस्टर एल promises not to interfere in the property case. Same, Mr. L does not accept the offer. L बोलता नहीं मैं एग्री नहीं करता हूं आपसे, तो क्या हो गया, मिस्टर एल हैज व्हाट, रिजेक्टेड द ऑफर। ये तीनों लिखो बच्चों, यस यस। समझा एब्स्टेनेंस और रिजेक्शन जिसने पूछा था मतलब, और बहुत लोगों को डाउट होगा, ये लिख दो एग्जांपल, प्लीज प्लीज हैव अ राइटिंग हैबिट। हाँ प्लीज प्लीज, जरा भी लेजीनेस मत करो, सीए करना है ना, बस लेजी लोग का काम नहीं सीए होना। हाँ थोड़ा भी मत करो, यू आर ऑल कैपेबल ऑफ डूइंग, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों एग्जाम्पल लिखो, फिर धीरे धीरे तुम लोग को आएगा लिखने को। हाँ ऐसे नोट्स बनाओ कि तुम लोग को आगे वाला बैच भी सोचे कि क्या नोट्स बनाया यार इसने। रिजेक्टेड द ऑफर ना, तो मालूम पड़ा एब्स्टेनेंस मतलब, एब्स्टेनेंस में होता कि मैंने एग्री किया, आई हैव एग्रीड नॉट टू डू समथिंग, मैंने एग्री किया कि मैं नहीं करूंगा, मैं बोल दिया ना मैं नहीं आऊंगा, मैंने पक्का वचन दिया नहीं दूंगा। रिजेक्शन में मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ वचन दिया ही नहीं, मतलब क्या, और क्या
नॉट एग्रीइंग टू अ प्रपोजल, समझा ये? एब्सटेनेंस मतलब एग्रीइंग नॉट टू डू, एग्री किया इसमें, एग्रीइंग नॉट टू डू समथिंग। और रिजेक्शन क्या होता है? नॉट एग्रीइंग टू अ प्रपोजल। ठीक है, अब हम लोग एग्रीमेंट पे थे। एग्रीमेंट कैसे बनती है? हाँ, एनफोर्सेबिलिटी पे आते हैं। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, व्हाट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब एक आदमी ऑफर करता है और दूसरा आदमी बोलता है हाँ हाँ मैं तैयार हूं, तो वो क्या हुआ? एक्सेप्टेंस होता है ना? शादी भी इससे होती है ना, ऑफर और एक्सेप्टेंस से होती है कि नहीं? हाँ, अगर एक्सेप्टेंस नहीं होता है तो फिर शादी भी नहीं होती है ना। होती है शादी? नहीं होती है ना। ऐसे ऑफर होता है कि नहीं? हाँ, और एक्सेप्टेंस होता है। एक पिक्चर थी ना, मुझसे शादी करोगी, मालूम है एक पिक्चर थी कि नहीं? तो उसमें ऑफर करते रहता है, फिर लास्ट में एग्री करती है। क्या होता है? हीरो का नाम मुन्ना, मैं तैयार हूं, ऐसा कुछ बोलती है वो, मतलब कुछ भी नाम होगा समझो उसका। तो ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है, तो एग्रीमेंट होती है। फॉलो दिस। हाँ, हर चीज में एग्रीमेंट होती है। एक वड़ा पाव खरीदते तो भी एग्रीमेंट होती है, एक ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है। हाँ, तो आर यू क्लियर अबाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? वी विल डू इन डिटेल। ये तो हम लोग खाली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक्स मालूम होने चाहिए क्या है। और है कुछ नहीं, इट इज ऑल कॉमन सेंस। इट इज नॉट लाइक अकाउंट्स का रूल्स है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट। हाँ, अब सवाल आता है एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी मतलब क्या? ये जो लिखा है वो समझा? हाँ, प्लीज हाँ रिप्लाई करो यस, ऐसा कुछ। हाँ, तो अब है ना, अभी enforceability means if there is a dispute between parties have a right to go to court. हाँ, कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ, क्योंकि कोर्ट तो बहुत सारे होते हैं आजकल, बैडमिंटन कोर्ट भी होता है, हम लोग को कोर्ट ऑफ लॉ बोलने का। अगर झगड़ा है तो एनफोर्सेबिलिटी मतलब मैं भी केस कर सकता हूं और तू भी केस कर सकता है, कोर्ट में जा सकते हैं। आजकल ऐसा कितने लोग बोलते हैं कोर्ट में घसीट के लेके जाऊंगा। रियल में कोई घसीट के नहीं कहता, आराम से टैक्सी में या रिक्शा में या साइकिल पे भी जा सकते हैं, पैदल भी, कोई घसीट के कोई नहीं आता है। ऐसा खाली बोलते कोर्ट में घसीटूंगा तुझे, ऐसा। हाँ, देखा ना जॉनी एलएलबी पिक्चर देखी? जॉली एलएलबी 1 2। हाँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो तुम लोग देख सकते हो ऐसे कि एनफोर्सेबिलिटी मतलब क्या है। हाँ, एनफोर्सेबिलिटी। नाउ सी हियर, एनफोर्सेबिलिटी for introducing element of in an agreement, certain conditions are required. हाँ, अभी एनफोर्सेबिलिटी के लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। हाँ,
फॉर इंट्रोड्यूसिंग एलिमेंट ऑफ एनफोर्सबिलिटी का के लिए, अगर देखो एग्रीमेंट हो गई, आपने एग्रीमेंट कर दी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एनफोर्सेबिलिटी हो, उसमें एनफोर्सेबिलिटी हो, एग्रीमेंट में भी एनफोर्सेबल, में नॉट भी एनफोर्सेबल। कितनी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होती है? अब आप बोलोगे एग्जांपल बताओ कौन सी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होती है। हाँ बताता हूं मैं तुम लोग को। सी है, जैसे एग्रीमेंट्स होते हैं ना, एग्जांपल बताता हूं। एग्रीमेंट्स में क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है। नॉट देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नो। तो एग्रीमेंट को बेसिकली हम बोलते हैं ऐसे ही लूजली कि दो टाइप के एग्रीमेंट्स हैं। क्या? सोशल एग्रीमेंट्स एंड हाँ, अब सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो नॉट एनफोर्सेबल होते हैं। क्यों? देखो एग्रीमेंट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है। सोशल एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि हाँ, मैं कंडक्ट पे आता हूं पूरा, बट इट विल बी टोटली आउट ऑफ द वे। आई विल गिव यू एग्जांपल बाय कंडक्ट। कंडक्ट पे पूरा है हमारे पास, उसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, टैसिट एग्रीमेंट्स बोलते हैं। आई एम कमिंग टू दैट। क्योंकि उस समय किसी बच्चे ने पूछा कि एग्रीमेंट राइटिंग में होते हैं, तो मैंने बोला राइटिंग में भी होते हैं, ओरल भी होते हैं और कंडक्ट से भी होते हैं, है ना। किसी स्टूडेंट ने पूछा कि एग्रीमेंट क्या होते हैं, राइटिंग में होना जरूरी है, मतलब उस इंप्रेशन में था उसके कि भाई राइटिंग में ही होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है राइटिंग में एग्रीमेंट हो, ओरल भी हो सकती है, वर्ड से बोल दी है, और विदाउट वर्ड कंडक्ट। एग्जांपल दे देता हूं, चलो जब इतना पूछ रहे हो तुम लोग, तो जैसे देखो तुम लोग ने देखा वेइंग मशीन होती है। अरे स्टेशन पे वेइंग मशीन नहीं होती है, पहले होती थी, मालूम है ना, पैसे डालते थे, है ना, पैसे डालते और फिर टिकट आती है, आपका वजन इतना है। तो वो एग्रीमेंट कंडक्ट से होती है ना। आप किसी से बात करते हो क्या? नहीं। आप कुछ लिख के एग्रीमेंट करते हो? नहीं। आप 1 रुपया डालते हो और उसमें वजन लिख के आता है, तो ये क्या हुआ? इट्स एग्रीमेंट बाय कंडक्ट। कुछ बोला नहीं। हाँ, राइट, और राइटिंग में भी नहीं है, ओरल भी नहीं है, वर्ड्स यूज ही नहीं किए, विदाउट वर्ड्स। जैसे मालूम पेप्सी का डिस्पेंसर होता है, वो कहीं कहीं जगह पे, इंडिया में बहुत कम जगह होता है कि तुम लोग 10 रुपए डालोगे तो पेप्सी निकल के आएगी। फॉरेन में होता है $1 या 1 दिरहम डालेंगे ना तो पेप्सी निकल के आती है उसमें से। तो वो भी कौन सी एग्रीमेंट हुई है? हमने पैसा दिया और वो देगा। अगर पैसा डाला और नहीं निकला पेप्सी का वो, तो फिर हम केस कर सकते कि मैंने पैसे डाले और आपने नहीं दिया, मुझे पेप्सी नहीं मिली। तो वो तो क्या हुआ? इट इज बाय कंडक्ट, नो। हाँ, वेंडिंग मशीन, ओके। हाँ, और वो वेइंग का मशीन भी होती है कि नहीं, वेट करने का ना। हाँ, बॉन्स में है, अच्छी बात है, आऊंगा बॉन्स में देखने। बॉन्स कौन से कॉलेज में? अच्छा आ जाऊंगा मैं देखने, देखता हूँ। हाँ, एटीएम मशीन भी ऐसे ही हो सकती हैं। हाँ, अंधेरी वाला, अच्छा ठीक है, मैं अंधेरी कॉलेज में था 11th में, वेरी गुड, याद आ गई मुझे। हाँ ना, और मैं तो ये इसमें कौन सी मशीन है, अरे यार ये वेइंग मशीन में तो मैं जाता ही नहीं कभी। अब बंद करा दी मैंने, सब जगह बंद हो गई। हाँ, मैंने कंप्लेंट करा के बंद कराई। सच्चे तो झूठ लगता होगा तुम लोगों को। ठीक है, झूठ भी अच्छा मस्त है, लेकिन देखो, हाँ मैंने बंद करा दी क्योंकि मैंने एक बार 1 रुपया डाला उसमें और मेरी इतनी बेइज्जती की उस लोग ने, तो मैंने सब बंद करा दी मशीनें। मैंने 1 रुपया डाला उसमें वजन के लिए, तो उधर टिकट भी लिख के आया कि एक बार एक ही आदमी आएगा, कृपया करके
एक बार एक ही आदमी आना चाहिए, समझा? तो मैं तो एक ही आदमी था, मेरी बेइज्जती की, उसको लगा इतना वजन ज्यादा है कि 2-3 आदमी खड़े हैं, तो फिर मैंने बंद करा दी सब जगह। अभी देखो सब एक भी स्टेशन पे नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, अभी सोशल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? सुनो, अभी मेन चीज यहां पे आती है, सोशल एग्रीमेंट्स होती है। सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल। मतलब क्या होता है, कुछ एग्रीमेंट ऐसे होती है जिसमें नहीं, खाली एक्सेप्ट नहीं, ऑफर और एक्सेप्ट हो गया ना तो खाली एग्रीमेंट हो। जैसे ना, एक फादर ने प्रॉमिस किया अपने बच्चे को कि तू है ना, तू अगर एसएससी में 80% लाएगा ना तो मैं तेरे को बाइक लेके दूंगा। ऐसे बहुत सारे फादर प्रॉमिस करते हैं। हाँ, कि तो अगर एसएससी में 80% लाएगा ना, इफ यू ब्रिंग 80% इन एसएससी आई विल गिव यू अ बाइक। नाउ द सन गॉट 85%. The father is refusing to give the bike. Tell me, is the agreement enforceable? It's a social agreement. It's a social agreement. Can you file a case? Can you go to the court? कोर्ट को बोलोगे मेरे पिताजी ने बोला था, पिताश्री, है ना, कि आपने कहा था मैं आपको बाइक लेके दूंगा, मैं 85% लेके आया, तो ये एनफोर्सेबल नहीं है ना। हाँ, प्रॉमिस की एग्रीमेंट है। सपोज यू प्रॉमिस टू योर फ्रेंड दैट वी विल गो फॉर अ मूवी, हाँ, व्हाई इट इज नॉट एनफोर्सेबल? वेरी गुड क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन इज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज क्या होता है, there is no intention to enter into legal relationship. हाँ, लीगल रिलेशन नहीं रखना है भैया इसमें। वो एग्रीमेंट से मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई दोनों पार्टी का कोर्ट में जाने का कोई विचार नहीं था। हाँ, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि तू सैटरडे को छुट्टी ले, मेरा बर्थडे है, ओ मेरा बर्थडे है, आई एम कमिंग टू केस लॉस एंड एवरीथिंग। हाँ, तो मेरा बर्थडे है और तू बर्थडे है ना, तो तू क्या करना, अपन पिक्चर जाएंगे और मेरे घर पे खाना खाने आना। तो बेचारा आया घर पे, उसने छुट्टी ली, घर पे आया, मैं घर पे ताला था, तो क्या वो एग्री केस करेगा मेरे पे? कैन यू गो टू द कोर्ट? कोर्ट सुनेगी ऐसी बातें? तो ये क्या है? अरे यार, उसने ऑफर किया था छुट्टी ले, मैं खाना खिलाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। हाँ, नाराज हो सकते हैं, ऐसे मुंह फुला सकते हैं। हाँ, हाउ टू डिटरमाइन द इंटेंशन? इंटेंशन डिटरमाइन बहुत मुश्किल होता है, बरोबर है। कोर्ट भी तकलीफ में होती है कि इंटेंशन क्या था, है ना। इंटेंशन में कोर्ट को तकलीफ होती है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी को, पुलिस को तकलीफ होती है कि इंटेंशन क्या था। इंटेंशन कोर्ट, इसके लिए जजेस होते हैं, वो देखते हैं कि क्या था मैटर, और फिर उसे इंटेंशन जज होता है। इंटेंशन अंदर होता है ना, इंटेंशन इज ऑलवेज इनसाइड। हाँ, इंटेंशन हम इन्फर कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इंटेंशन क्या है, लेकिन रियल इंटेंशन हम किसी का जान नहीं सकते, क्योंकि इंटेंशन इज वेरी इंटरनल, एंड देन वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट इंटेंशन। हाँ, हम बोल सकते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है। तो देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप, है ना। हाँ, जैसे बहुत सारे एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, कि आप क्या कर रहे हो, मैं आपको बर्थडे पार्टी दूंगा, हाँ, हम पिक्चर पे जाएंगे, फिर नहीं गए तो क्या केस करोगे, है ना। और ऐसे हर चीज में जोक्स भी होता है। जैसे एक पिताजी ने
एग्रीमेंट किया लड़के के साथ की, बेटा अगर पास हो गया ना एसएससी में तो बाइक लेके दूंगा 1 लाख की, नहीं तो 2 लाख की रिक्शा लेके दूंगा। फेल हुआ तो, पास हुआ तो बाइक, फेल हुआ तो ऑटो रिक्शा। तो क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होती है? मतलब फिर तो एसएससी के पास लायक नहीं तो रिक्शा ही चलाना यार। समझा कि नहीं? ऐसे होते हैं, कितने होशियार फादर होते हैं, ऐसे ऐसे ऑफर देते हैं कि पास हुआ तो उसके लिए सिर्फ बाइक सस्ते में छूट जाएंगे, नहीं तो फिर तो रिक्शा लेके देंगे, तेरे को आगे का जॉब भी मिल जाएगा। मेरे तेरे साथ हुआ है? अच्छा, रिक्शा का तो नहीं हुआ ना अपन? हाँ अच्छा ठीक है, नॉट एनफोर्सेबल। अभी केस नहीं कर सकते ना। वाइफ को बोला गाना गा, एक अच्छा सा गाना गा, या मेहमान आने वाले, अच्छा सा खाना बनाना, मेरे दोस्त आने वाले हैं, हाँ, और फिर तूने अच्छा खाना बनाया बहुत, तो मैं तुझे एक जीन्स लेके दूंगा। अब पहले एग्जाम्पल में साड़ी होता था, लेकिन अच्छा नहीं लगता आजकल, ओके, महिलाएं नाराज हो जाती हैं। तो व्हाट विल हैपन? अगर हस्बैंड ने नहीं लेके दिया जीन्स तो क्या होगा बताओ? डेनिम्स, डेनिम्स, सॉरी जीन्स नहीं, डेनिम्स अच्छी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। तो व्हाट विल द वाइफ फाइल अ केस? मौत आ सकती है, लेकिन केस सुनेगी क्या कोर्ट? सवाल ये नहीं कि वो वाइफ नाराज होगी, मुंह फुलाएगी, 25 दिन खाना नहीं पड़ेगी, मायके चली जाएगी, वो अलग मैटर है। विल शी गो टू द कोर्ट? नो, शी विल नॉट गो टू द कोर्ट। सो द एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल। व्हाट? नॉट एनफोर्सेबल। सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, समझा? हाँ, एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल मीन्स व्हाट? पार्टीज कैन गो टू कोर्ट। पार्टीज कैन गो टू कोर्ट, तो क्या होगा? पार्टीज कोर्ट में जा सकते हैं, अच्छी बात है, ओके। फॉर एनफोर्सेबिलिटी some conditions are to be satisfied। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। These conditions are called essentials of a contract। What? अगर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो तो सोशल एग्रीमेंट्स नॉट एनफोर्सेबल। हाँ, एनफोर्सेबल एक तो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं और एनफोर्सेबल एग्रीमेंट होते हैं। मतलब एनफोर्सेबल मतलब पार्टीज कैन गो टू द कोर्ट। हाँ अच्छा, एनफोर्सेबिलिटी के लिए बहुत सारी कंडीशन होती है, खाली इंटेंशन नहीं होता है। इंटेंशन होगा ऐसा नहीं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप तो होता ही है, लेकिन देर आर सम कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। सम कंडीशंस है ना, से अबाउट 10 कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं तब जाके एनफोर्सेबिलिटी होती है। और वो 10 कंडीशंस को, दिस कंडीशंस आर कॉल्ड एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट? आया समझ में आज? अब सब लोग यस और नो लिखो। हाँ, अभी लिखना नहीं आएगा, लिखना बहुत मुश्किल है, बट देन इफ यू कीप ऑन राइटिंग विथ मी, आई एम अश्योरिंग यू बाय 31 दिसंबर यू विल बी, तुम लोग बोलेगे लॉ हमको आता है पूरा। हाँ नहीं, लिखना बाकी है, सी ये तो बताया मैंने, लिखना बाकी है। हाँ देखो बच्चों, ये समझना इजी है, लिखना मुश्किल होता है। जब मैं बोल पा रहा हूं तो लिखने की मैं तैयारी करता हूं, लोग साथ में लिखो मेरे, और फिर आंसर्स कैसे लिखने के उसके लिए अलग राउंड होता है पूरा। हाँ, और ये खाली इसमें काम नहीं आएगा। वंस यू acquire the writing ability of law, it will help you in economics, it will help you in English, it will help you in OC also, all 12th के सब सब्जेक्ट में हेल्प होगा। हाँ, बिकॉज यू कैन राइट नाउ, नो। हाँ, समझना इजी होता है लेकिन लिखना बहुत मुश्किल होता है, फिर से बता रहा हूँ। हाँ
प्रेम करना आसान होता है, प्रेम पत्र लिखना मुश्किल होता है ना. राइटिंग ए लव लेटर इज अ डिफरेंट स्टोरी देन लविंग इट. नो, है ना. प्रेम पत्र लिखना कितना मुश्किल होता है. है ना. ओके, तो आज ज्ञान समाप्त आज का. बरोबर. हाँ, ये तुम लोग ने लिखा है कि नहीं सब पूरा. हाँ, एफर्ट्स लगाने का बहुत मजा भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं. व्हेन यू अचीव समथिंग, एफर्ट्स लगा के अचीव करते तो बहुत मजा आती है ना. यू फील सेटिस्फेक्शन, नाइट, है ना. ओके, ठीक है, आज इतना ही.